चलो गाइस चालू कर रहे हैं सेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी। ओके चलो जल्दी जल्दी विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, राइट। फर्स्ट यूनिट में इंडेमिनिटी एंड गारंटी। इंडेमिनिटी एंड गारंटी में है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। एक बार ध्यान रखना, इंडेमिनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम किसी को इंडेमनीफाई कर रहे हैं, मतलब हम उसको रीइंबर्स कर रहे हैं लॉसेस। क्या कर रहे हैं हम, उसके लॉसेस रीइंबर्स कर रहे हैं, यानी उसे नुकसान की भरपाई करके दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं सेविंग फ्रॉम लॉसेस। सेविंग फ्रॉम लॉसेस। तो अगर हम ठीक है किसी और पार्टी को रीइंबर्स कर रहे हैं लॉसेस, उसे सेव कर रहे हैं फ्रॉम लॉसेस, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, राइट। ठीक है, मैं इंडेमनीफाई करके दे रहा हूं तुमको, तुम्हारे नुकसान की भरपाई करके दे रहा हूं, राइट। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इफ वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। ठीक है, अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को सेव करने की बातें कर रहे हैं फ्रॉम लॉसेस। अब लॉस कॉज कैसे होता है, या तो बाय हिज कंडक्ट या कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। जरूरी नहीं कि लॉस उसी के कंडक्ट से होना चाहिए, बट किसी और पर्सन के भी कंडक्ट से हो सकता है, राइट गाइस। तो ठीक है, अगर कोई पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर दे कि मैं तुझे जो भी नुकसान होगा नुकसान की भरपाई करके दूंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। आगे बढ़े, एग्जाम्पल्स में कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि बताओ ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल थे, A may contract to indemnify B against the consequences of any proceeding which C may takes against B in respect of violation। देखो, A बोल रहा है B को कि मैं तुझे इंडेमनीफाई करूंगा अगर कोई भी प्रोसीडिंग के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी तेरे खिलाफ जो भी केस हुआ उससे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो C तेरे खिलाफ करेगा। दिख रहा है गाइस, जो C तेरे खिलाफ करेगा। In consequence, when B is who is called upon to pay the sum of money to C fails to do so, C would be able to recover the amount from A as provided in section 124। Right everyone? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लीगल प्रोसीडिंग में जो भी तेरे खिलाफ प्रोसीडिंग आएंगी मैं तुझे नुकसान की भरपाई करके दूंगा। राइट एवरीवन? ठीक है, नंबर 2 लिखना, A asks B to beat C promises to indemnify him against the consequences। देखो एक बार समझो, यहां बीटिंग की बात कर रहा है यानी मारने की बात कर रहा है, ठीक भाई, तू उसको मार, जो भी होगा तेरा भाई देखेगा, राइट। ठीक है, मारने की बात कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों मारने की बात करना मतलब ये इलीगल हो गया ना, अरे बाबा ये इलीगल हो गया ना, तो इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड अब एनी इशू, मतलब ये वैलिड नहीं रहेगा, राइट गाइस। तो आप इंडेमनीफाई करने ऐसी चीज के लिए बोल रहे हो जो क्या है, इलीगल है, तो वैलिड नहीं रहेगा। आगे बढ़ो, थर्ड पॉइंट, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। यानी कोई भी आप इंश्योरेंस नॉर्मल दे रहे हो इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल ही इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, आपको जो भी नुकसान होगा हम नुकसान की भरपाई करके देंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ही बच्चों क्या है, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इसका एक्सेप्शन देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। क्यों? क्योंकि किसको लाइफ का नुकसान होता है, हेलो, तो क्या लाइफ वापस लाके दे सकते हैं, तो वो वाला एंगल से बोलते हैं, ठीक है, कि लाइफ के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। तो वैसे तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, पर आप लाइफ वापस लेके नहीं आ सकते, देयरफॉर लाइफ इंश्योरेंस इस पे कवर होता नहीं है। इस पे एमसीक्यू आ सकता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ही क्या है, कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, बट एक्सेप्ट ओके। ठीक है, मीनिंग ऑफ इंडेमिनिटी सिर्फ नॉलेज के लिए है, तो आप देख सकते हो, सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉसेस, टू मेक गुड द लॉसेस,
और टू कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड द लॉसेस। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बच्चों दो पार्टी होती है। एक जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं नुकसान की भरपाई करके दूंगा, मतलब क्या होता है, इंडेमनीफायर। और एक जो ठीक है जिसके पास ये इंडेमिटी अवेलेबल है उसे बोलते हैं इंडेमिटी होल्डर। ओके, एक्सेप्शन में ध्यान रखना, एक्सेप्शन मतलब वो सिचुएशन है जहां पे नुकसान की भरपाई करके नहीं देंगे, राइट। इसे बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड और नेचुरल इवेंट। दिख रहा है क्या ये? एनी एक्ट इज एक्ट ऑफ गॉड, जिसमें कोई पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है, किसी की गलती नहीं है। नॉर्मली यहां पे आपको इंडेमनीफाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे ठीक है, मैं सदफ इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, हाँ परिवार सही बोला, हाँ। तो सपोज मैं सदफ की गाड़ी लेके गया, ठीक है, नई गाड़ी थी, मैंने बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके, कुछ भी नुकसान होगा मैं नुकसान की भरपाई करके दूंगा, राइट। तो ऐसे केस में अगर मेरे हाथ से एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या मुझे नुकसान की भरपाई करके देनी पड़ेगी? यस। बट अगर मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं और बिजली गिरी, ठीक है, गाड़ी के ऊपर मुझ के ऊपर, मैं तो बच गया, ठीक है, बट गाड़ी गई, तो क्या मुझे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। क्यों? दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, नेचुरली एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड में आपको नुकसान की भरपाई करके देने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके एवरीवन, बाकी दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, सब नॉलेज के लिए, इसलिए सब में सी लिखते जा रहा हूं, ये सब नॉलेज के लिए, बहुत रेयरली इस पे क्वेश्चन आते हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी। ठीक है, मुझे लगता है अगेन ये भी नॉलेज के लिए ही है, और हम देख लेते हैं एक बार। तो सर इंडेमिटी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट शुड आल्सो कंटेन ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है, यहां पे भाई पैसा कब पे करना पड़ेगा? जब एक पार्टी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। रीजंस फॉर लॉस कैन बी, ठीक है, या तो प्रोमिसर की खुद की गलती है, हेलो, या किसी अदर पर्सन की गलती है, और एनी एक्ट, इवेंट और एक्सीडेंट विच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज, कोई अदर पर्सन की गलती है। ओके एवरीवन, तो किसी की भी गलती हो, ठीक है, आपको इंडेमनिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। ठीक है, अब आते हैं राइट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं, इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम्पल में कंटिन्यू करता हूं ताकि आपको ये तीनों राइट्स अच्छे से समझ जाए, और इस पे थ्योरी क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, तो आपको उसको एंगल से पढ़ना है, राइट। तो राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, मेरे केस में मैंने सदफ को प्रॉमिस किया कि तेरी गाड़ी लेके जा रहा हूं, कुछ भी नुकसान हुआ नुकसान की भरपाई करके दूंगा, हेलो। सपोज, ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो नंबर 1 गाड़ी को नुकसान हुआ, तो क्या नुकसान की भरपाई करके देना पड़ेगा? यस, वो हो गया ये फर्स्ट पॉइंट, हेलो। नंबर 2, क्योंकि सदफ के नाम से गाड़ी थी, ठीक है, केस भी हो गया उस गाड़ी पे, सामने वाले को हर्ट हो गया, केस भी हो गया, इज इट क्लियर? तो केस से जुड़ा जितना भी खर्चा सदफ को होगा वो भी मुझे पे करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सूट, हेलो, ठीक है। फिर वो सूट को कॉम्प्रोमाइज वगैरह करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए जो खर्चा लगेगा वो भी मुझे पे करना पड़ेगा, हेलो। एंड लास्ट पॉइंट जो आप खुद ऐड कर दो, ऑल इंसिडेंटल चार्जेस, जैसे मलम पट्टी होगी सामने वाले की, जो भी इंसिडेंटल चार्जेस बताते, जो प्रॉमिस किया इंडेमनिफाई करने के लिए, उससे रिलेटेड जो भी इंसिडेंटल चार्जेस है, ठीक है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इंडेमनिटी होल्डर क्या क्या रिकवर कर सकता है? डैमेजेस तो रिकवर कर सकता है, ओके, कॉस्ट ऑफ सूट जितना भी खर्चा होगा वो भी रिकवर कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज किया तो वो भी रिकवर कर सकता है, और जो भी प्रॉमिस किया उससे रिलेटेड सारे इंसिडेंटल चार्जेस भी रिकवर कर सकता है। समझ गया क्या एकदम? इतने पूरे पॉइंट में ये थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ो, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिटीज लायबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब किस कैपेसिटी में आएगा, ठीक है, ऐसा बोलते नहीं आता, बट क्वेश्चन आ सकता है, राइट। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिटीज लायबिलिटी क्या होता है ये समझो सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो मैंने क्या बोला, मैंने इंडेमनिफाई किया किसको? सपोज मैंने इंडेमनिफाई किया देव को, कि टेंशन मत ले, तेरा जो केस चल रहा है
वंशी के साथ में। तेरा जो केस चल रहा है किसके साथ में? वंशी के साथ में। ओके, इसमें तुझे जो भी ऑब्लिगेशन आएगा, आई विल इंडेमनिफाई यू। हेलो, जो भी इन आएगा आई विल इंडेमनिफाई यू, ऐसा मैंने बोल दिया। अब केस का ऑर्डर आया, एंड ऑर्डर आते ही लाइबिलिटी सेट हो गई, ना ऑब्लिगेशन सेट हो गया, लाइबिलिटी सेट हो गई कि भाई इतना पे करना पड़ेगा। समझा? सी, जैसे ही ऑब्लिगेशन डिसाइड हो गया कि भाई इतना पे करना पड़ेगा, याद रखना फिर से, जैसे लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन डिसाइड हो गया कि आपको पे करना पड़ेगा, तब से मेरी लाइबिलिटी आ गई। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता है क्या कि जो नॉर्मली होता है कि मैंने देव को प्रॉमिस किया तुझे जितना पे करना पड़ेगा आई विल इंडेमनिफाई यू। हेलो, तो वैसे तो देव पहले वंशी को पे करेगा, फिर मैं उसे इंडेमनिफाई करूंगा। राइट गाइस? क्वेश्चन है, ठीक है, क्या डायरेक्टली वंशी मुझसे पैसा मांग सकता है? व्हाट डू यू फील? मांग सकता है कि नहीं मांग सकता? मैं आपको वही बात था कि लाइबिलिटी कब से स्टार्ट हो गई? जैसे ही ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, ठीक है, वैसे लाइबिलिटी स्टार्ट हो गई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले अपना इंडेमनिटी होल्डर सामने वाले को पे करेगा और फिर अपन उसको पे करेंगे। हम डायरेक्टली भी एक बार लाइबिलिटी डिसाइड हो गई तो थर्ड पार्टी को पे कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट सभी को समझा? ये पॉइंट हमेशा क्या, देखो, an indemnity holder is entitled to above mentioned rights as soon as his liability has become certain। अंडरलाइन करना, एक बार डिसाइड हो गया ना भाई कि इंडेमनिटी होल्डर की कितनी लाइबिलिटी जो हमको पे हमने प्रॉमिस किया था, ठीक है, तो वैसे ही इंडेमनिटी होल्डर को राइट मिल जाएगा क्लेम करने का। राइट? द इंडेमनिफाइड कैन कंपेल द इंडेमनिफाइड टू मेक गुड हिज लॉस इवन बिफोर ही एक्चुअली डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी। मतलब समझा क्या? तुमसे लेके नहीं, पहले मैं दूंगा फिर तुमसे लूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डायरेक्टली भी थर्ड पार्टी को देने बोला जा सकता है। Therefore, liability of indemnity commences as soon as the liability of indemnity holder becomes absolute. Can be asked directly to pay to third party. Clear है सभी लोग? That was all about contract of indemnity. इतना ही चाहिए contract of indemnity. रिपीट करो जल्दी से। तो हम बात कर रहे हैं सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टी होती है? नंबर 1 इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। रूल बहुत सिंपल है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल सेव यू फ्रॉम लॉसेस, तो जो भी नुकसान की होगा वो नुकसान की भरपाई करके दूंगा, इस कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यस और नो? इस कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सर ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस बात है ये लीगल होना चाहिए तो भी वैलिड, तो ही वैलिड होगा। अगर कोई इलीगल प्रॉमिस किया तो वैलिड नहीं होगा। और ठीक है, लॉस किसी के भी रीजन से हो सकता है, बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हो सकता है, अदर पर्सन हो सकता है, किसी के भी रीजन से लॉस हो सकता है। एम आई करेक्ट गाइस? यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंडेमनिफाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर ये क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है, ये नेचुरल इवेंट है गाइस। राइट गाइस? इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी इसका बेस्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस, बट इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता। कि देखो जो नुकसान हुआ वो भरपाई करके दे रहे हैं। अब जान का नुकसान हो तो क्या जान के नुकसान भरपाई करके दे रहे हैं? पैसा पे कर रहे, जान वापस लेके आ रहे क्या? नहीं, इसलिए कवर नहीं होता। आगे बढ़े, इंडेमनिटी होल्डर क्या क्या रिकवर करता है? नंबर 1, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ स्यूट, कॉम्प्रोमाइज ऑफ स्यूट एंड ऑल इंसिडेंटल चार्जेस। डन एवरीवन? तो जल्दी से एक चार्ट बनाते हैं क्विक रिवीजन के लिए ताकि आप लोगों को याद रहेगा आगे और रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। रेडी? मेरे साथ में चार्ट बना देना।
प्रॉमिस टू सेव अदर पार्टी फ्रॉम लॉसेस, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि विल सेव अदर पार्टी फ्रॉम लॉसेस आइदर बाय हिज कंडक्ट, बाय promiser's conduct, by his conduct, by promisor conduct, by third party's conduct. जब भी आप प्रॉमिस कर रहे हो कि उसको लॉसेस से सेव करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, अदर इंपॉर्टेंट में देखा पहला पॉइंट कि अगर इलीगल है तो नॉट वैलिड होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होता, एक्ट ऑफ गॉड कवर नहीं होता, एक्ट ऑफ गॉड कवर नहीं होता। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था यहां पे कि लाइबिलिटी कमेंस कब हो जाती है, लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर कमेंस once liability of indemnity holder is ascertained। जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की लाइबिलिटी असर्टेन हो जाए वैसे ही इसकी लाइबिलिटी कमेंस हो जाती है। कैन बी आस्क्ड टू डायरेक्टली पे to third party। Okay everyone, can be asked to directly pay to third party। इसमें सीधा आता है एक थ्योरी क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर, वो क्या क्या रिकवर कर सकता है। शुरू करूं, नंबर 1 क्या, ऑल डैमेजेस प्रॉमिस्ड, नंबर 2 ऑल इंसिडेंटल चार्जेस, नंबर 3 कॉस्ट ऑफ सूट, और लास्ट पॉइंट क्या था, कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। याद भी हो गया हाथों हाथ। ओके एवरीवन, तो किसको लिखना है लिख सकते हो, जल्दी से, जल्दी लिखो मत, स्क्रीनशॉट ले लो। डन एवरीवन, आगे बढ़े। परफेक्ट, तो यहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मूव करते हैं जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की ओर। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, देखो 3 पार्टी होती है नॉर्मली। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टी होती है, 3 पार्टी होती है। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। एक होता है क्रेडिटर, ठीक है, सपोज जिसने क्रेडिट दिया, किसको, डेटर को, और इसके क्रेडिट के लिए यानी इसके डेट के लिए एक क्या होता है, गारंटर। यार अपना गारंटर को ही बोलते हैं श्योरिटी। आई रिपीट, गारंटर को क्या बोलते हैं, श्योरिटी। क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब उधारी किसने दिया,
क्रेडिटर ने किसको दिया, तो आइडियली पैसा किसने पे करना चाहिए, तो प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है, डेटर की, वैसे तो उसने ही पे करना चाहिए, बट अगर किसी रीजन से डेटर नहीं पे कर पा रहा तो कौन पे करेगा, श्योरिटी। समझा एवरीवन। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है, प्राइमरी लायबिलिटी को डेटर की होती है, तभी इन कॉन्ट्रैक्ट को इन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज पीडी, प्रिंसिपल डेटर। प्राइमरी लायबिलिटी उसकी है, अगर वो पे कर देगा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, राइट। बट अगर उसने पे नहीं किया तो हमें पे करना पड़ेगा। अब होता क्या, सपोज उसने पे नहीं किया तो क्रेडिटर हमसे क्लेम करता है, तो क्या हमने पे कर दिया, जैसे ही हम पे करते हैं हमारा काम, क्रेडिटर का काम तो खत्म हो गया, उसको पैसा मिल गया। अब ओरिजिनल लायबिलिटी किसकी थी, प्रिंसिपल डेटर की थी, पे किसने किया, तो अब गारंटर बताए क्या बन जाता है, ये बन जाता है क्रेडिटर। और जितना पैसा पे किया है क्रेडिटर ने, किसका, गारंटर ने, किसके अगेंस्ट में, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में, उतना पूरा पैसा वो उससे क्या करता है, रिकवर करता है। यानी प्रिंसिपल डेटर विल इंडेमनीफाई गारंटर, तुझको जितना पैसा पे करना मेरे बिहाफ में, मैं तुझे इंडेमनीफाई करूंगा। समझा क्या गाइस, यह तीन चार बातें देखो क्या हो गया। तो ठीक है, श्योरिटी की लायबिलिटी कब आएगी, जब डिफॉल्ट किया किसने, प्रिंसिपल डेटर ने। हेलो, नंबर वन। नंबर टू, प्रिंसिपल श्योरिटी यानी गारंटर जितना भी पे करेगा वो बाद में रिकवर कर सकता है उससे। क्या ये सही बात है, यानी इसको इसे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट सभी को समझा। और पहले वो क्या था, गारंटर था, श्योरिटी थी था, जो कि उससे पैसा वो पे करना पड़ा, इज इट क्लियर, वो रिकवर कर सकता है। मतलब श्योरिटी से वो किस में कन्वर्ट हो गया है, इस फिनोमेनन को बोलते हैं सबरोगेशन। क्या बोलते हैं, सबरोगेशन। सबरोगेशन मतलब चेंजिंग पोजीशन, आप पोजीशन चेंज कर रहे, पहले आप गारंटर थे क्योंकि आपने पैसा पे कर दिया, अब आप क्या बन गए, खुद ही क्रेडिटर बन गए। समझा क्या बाबा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। डन। तो मुझे बताओ, गारंटी में क्या हम खुद की लायबिलिटी पे कर रहे हैं, नहीं। देखो गारंटी क्या होता है, प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन, और वो भी कब डिस्चार्ज करना है, जब उसने क्या किया, डिफॉल्ट किया, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। ओके एवरीवन, ठीक है। यहां तीन पार्टी होती है, कौन कौन सी, श्योरिटी को ही बोलते हैं हम लोग गारंटर, नंबर टू प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। ओके एवरीवन, ठीक है। ये सब सी आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़े, सीधा आते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी। इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं है। सी व्हाट इज अ फीचर ऑफ गारंटी, व्हाट इज फर्स्ट फीचर है बच्चों, प्रिंसिपल डेट। क्या है फर्स्ट फीचर, प्रिंसिपल डेट, ठीक है। आप बोलते हैं गारंटी का पर्पस क्या होता है, हम बोलते हैं गारंटी का पर्पस होता है टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट, या फिर बोल सकते हैं सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर को सिक्योर करने के लिए, राइट। कि भाई जो डरने की जरूरत नहीं है, तू उधारी दे, किसको, प्रिंसिपल डेटर को। अगर उसने पैसा पे नहीं किया, तेरा पैसा सिक्योर है, हम पे करेंगे, राइट एवरीवन। बट देखो, उधारी है तो उधारी पे गारंटी है, या सुनो, अगर उधारी नहीं होगी तो क्या उधारी पे गारंटी होगी। देखो यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ डेट कंपलसरी है, इफ देयर इज नो प्रिंसिपल डेट देयर कैन नॉट बी अ वैलिड गारंटी। यानी इसका मीनिंग क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट क्या हो गया यहां पे, कंपलसरी। अरे बाबा उधारी है तो उधारी पे गारंटी है ना, अगर उधारी नहीं तो क्या गारंटी रहेगी, परफेक्ट। बाकी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन समझते हैं कि हम गारंटी दे तो क्या बदले हमको कुछ तो पैसा मिलना चाहिए, तो कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड।
या नॉट कंपल्सरी। यानी अगर देखो नॉर्मली हर कॉन्ट्रैक्ट में हर एक पार्टी को कुछ ना कुछ कंसेशन मिलना चाहिए, तो क्या श्योरिटी को कुछ ना कुछ कंसेशन मिलना कंपल्सरी है? द आंसर इज कंपल्सरी नहीं है। श्योरिटी को कंसेशन नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। उससे एक बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस देखो, कंसेशन रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल लेटर, दिख रहा है, इट्स अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। हम मानते हैं जितना पीडी को मिल रहा है उतना ही श्योरिटी को भी मिल रहा है, सफिशिएंट है। आगे बढ़े बच्चा पार्टी। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये देखो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट, दिख रहा है क्या? ट्री पार्टाइट का मतलब क्या होता है? इसमें 3 पार्टी होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच में? मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? प्रिंसिपल लेटर एंड क्रेडिटर। फिर बनता है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी बेसिकली हमें 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन प्रिंसिपल लेटर एंड क्रेडिटर, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी क्रेडिटर, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई अगर उसने पैसा पे नहीं किया है तो उससे रिकवर करूंगा, राइट। और तीसरा एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि जितना भी श्योरिटी ने पे किया है तेरे बिहाफ में, किसके बिहाफ में? प्रिंसिपल लेटर, भाई वो रिकवर कर सकता है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट बना, ये देखो, क्रेडिटर और पीडी के बीच में, सही है क्या? ये होगा आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट। डन। दूसरा बना क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, ये होगा आपका सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, किसके बीच में? कि मैं जो भी पे करूंगा वो तो उससे रिकवर करूंगा। ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, मैंने पहली बात किया था, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी कंपलसरी है? यस। अगर डेट है तो डेट पे गारंटी है, अगर डेट ही नहीं तो डेट पे गारंटी नहीं है। भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हु इज प्राइमरी लायबल? प्रिंसिपल लेटर विल बी प्राइमरी लायबल, तभी तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल लेटर बोलते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो ये प्राइमरीली लायबल। बाकी श्योरिटी की तो सेकेंडरी कंडीशनल होती है, उसे डिफॉल्ट किया तो पे करना पड़ता है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी arises only if principal letter makes a default. ओके एवरीवन, ठीक है, बेसिक समझ गए पूरे? वापस से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सर मेन पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है सिक्योरिटी टू क्रेडिटर, सही बोल रहा हूं? वैसे तो यहाँ पे सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, बट एक नहीं हुआ तो चलेगा, क्या? कंसिडरेशन। ओके, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओवरटर्न, वो से मैटर नहीं करता सर। यहाँ पे ठीक है कितनी पार्टीज होती है? 3। इट्स अ ट्री पार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, राइट। और यहाँ पे एग्रीमेंट्स भी कितने होते हैं? 3, यानी कॉन्ट्रैक्ट भी कितने होते हैं? 3। पहला बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल लेटर, दूसरा क्रेडिटर एंड श्योरिटी, एंड तीसरा। ओके एवरीवन, नेक्स्ट, ठीक है सर। यहाँ पे डेट का एक्सरसाइज कंपलसरी है, अगर लायबिलिटी नहीं होंगी तो फिर गारंटी भी नहीं होगी। प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है और श्योरिटी की लायबिलिटी कब आती है? डिफॉल्ट करता है, सिंपल। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो एमटीपी अक्टूबर 22 में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। ओके एवरीवन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। डन। इसको याद करने के लिए निमोनिक बनाया मैंने, बहुत सिंपल निमोनिक है। निमोनिक इज पीसी ले रही पीसी। पीसी मतलब यहां पे हो गया प्रियंका चोपड़ा, ले रही पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, किस पे? गारंटी पे। सिंपल है, याद रखिएगा। पीसी ले रही पीसी, किस पे? गारंटी पे। ओके, स्टार्ट करें सभी लोग। तो पी से है बच्चों नंबर ऑफ पार्टीज। सर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टीज होती है? इंडेमनिफायर, इंडेमनिटी होल्डर।
गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टी होती है? 3, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, लेटर, श्योरिटी। सिंपल है। सी से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आप देखोगे इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंडेमनिटी फायर इंडेमनिटी होल्डर, जबकि यहाँ पे ये ट्रिपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट है, याद है ना? 3 पार्टी भी और 3 कॉन्ट्रैक्ट भी बनते हैं। पीसी ले का एल से देखो क्या है? एल से लाइबल, हु इज प्राइमरी लाइबल। हमने देखा है इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी फायर प्राइमरी लाइबल है, और गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी थी? प्रिंसिपल लेटर की। उसने पे नहीं किया तो हमको पे करना पड़ा था, याद है? ले का ई से है एग्जिस्टेंस ऑफ डेट। क्या डेट का एग्जिस्ट करना पहले से जरूरी है? बच्चों इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या पहले से हमने लॉस कर दिया था क्या? नहीं, तो डजंट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? बट गारंटी केस में एग्जिस्ट करना क्या है? कंपल्सरी है। क्योंकि डेट ही नहीं होंगे, डेट पे गारंटी होगी ही नहीं। पीसी ले रही का हम लेंगे आर, रही का हम लेंगे आर से राइट टू रिकवर। आप किस किस से रिकवर कर सकते हो, राइट? इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में आप रिकवर किसी से नहीं कर सकते। आपको पे करना है, आप किससे रिकवर नहीं कर सकते। बट श्योरिटी रिकवर कर सकता है किससे? प्रिंसिपल डेटर से, राइट? लास्ट पॉइंट है पर्पस। इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है? रिम्बर्समेंट ऑफ लॉसेस, राइट? और गारंटी अभी बताया सबसे पहले ऊपर क्या? सिक्योरिटी टू क्रेडिटर। तो पीसी ले रही, पीसी का से पी लेना है। सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। निमोनिक पे लिख के दिया हुआ है, आ सकता है बिल्कुल। आगे बढ़े। Done everyone? नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी गारंटी कैसे कैसे टाइप की हो सकती है। ठीक है, यू कैन सी गारंटी 2 टाइप की हो सकती है। नंबर 1 स्पेसिफिक गारंटी, नंबर 2 कंटिन्यूअस गारंटी। नंबर 1 स्पेसिफिक गारंटी, नंबर 2 कंटिन्यूअस गारंटी। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर है क्या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस फिक्स्ड है। क्या बोला मैंने? क्या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जिसके लिए आप गारंटी दे रहे हो वो क्या है? फिक्स्ड है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितना भी हो। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? फिक्स है, तो फिर ये क्या हो जाएंगी? स्पेसिफिक गारंटी। जो गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सिंगल और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, दिख रहा है? ठीक है, obviously the surety's liability comes to an end when the guaranteed debt is duly discharged. बट अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फिक्स नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस गारंटी। गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, कीवर्ड इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस गारंटी। या जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ऑन एज रिकमेंडेशन बी अ वेल्दी लैंडलॉर्ड एम्प्लॉयज सी एज हिज एस्टेट मैनेजर। इट वाज ड्यूटी ऑफ सी टू कलेक्ट रेंट ऑन फर्स्ट एवरी मंथ फ्रॉम द टेनेंट ऑफ बी एंड remit the same to B before 5th of every month. A guarantees the arrangement and promises to make good any default made by C. अब ये हर मंथ में लोन के लिए, रेंट के लिए आपने गारंटी दिया है। हेलो, क्या दिया हुआ है? क्या 10 महीने के लिए, 15 महीने के लिए, 20 महीने के लिए, 25 महीने के लिए? तो ये क्या होगा? कंटिन्यूअस गारंटी। Vice versa, a guarantees payment to B of the price of 5 sacks of flour to be delivered by B to C and to be paid in a month. B delivers 5 sacks to C. C pays for them. After B delivers 4 sacks to C, which C does not pay for, the guarantee given by A was not a continuous guarantee. क्यों? सिर्फ गारंटी किसके थी? वो 5 सैक के लिए। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या फिक्स है कि कितने चीज के लिए गारंटी दे रहे हैं। अगर फिक्स है तो स्पेसिफिक गारंटी, या बोलते हैं सिंपल गारंटी। ओके, और फिक्स नहीं है तो
पक्का डन। तो इस पे भी थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, एक नॉलेज के लिए समझ लो, फिडिलिटी गारंटी मतलब क्या, सपोज ठीक है सदफ आप सपोज अभी इंटर के दोनों ग्रुप पास हो गए, राइट। जैसे आप एक ही ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप एक ही ग्रुप दे रहे हो, चलो एक ग्रुप ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं दोनों ग्रुप पास हो गए जब भी, एंड उसके बाद आपको आर्टिकलशिप करनी है। और आर्टिकलशिप करते समय सपोज आपको कोई बिग फोर में, अच्छी फर्म में आर्टिकलशिप करनी है। बिग फोर में बोला गया कि किसी रेप्यूटेड पर्सन से जाके गारंटी लेकर कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप काम प्रॉपरली करोगे, राइट, ठीक है। तो आपने मालूम किया कि उस फर्म में मेरी पहचान अच्छी है, तो अगर मैं सदफ के काम की गारंटी दे रहा हूं, तो क्या यहां पे डेट की गारंटी दे रहा हूं, पैसे को लेके गारंटी दे रहा हूं, पार्टी के कंडक्ट को लेके या ऑनेस्टी को लेके गारंटी दे रहा हूं। तो गारंटी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, गारंटी किसी पर्सन के कंडक्ट, बिहेवियर, ऑनेस्टी, वर्क की भी हो सकती है। ऐसी गारंटी को बोलते हैं बच्चा पार्टी क्या, फिडिलिटी गारंटी। ओके, जो किसी के कंडक्ट के लिए या ऑनेस्टी के लिए होती है। इस पे एमसीक्यू आ सकता है अगर आया तो। देखो अभी भी 17 सितंबर 22 में दो क्वेश्चन आए, एक है कंटिन्यूअस गारंटी, समझ गया ऊपर से, कंटिन्यूअस गारंटी से गारंटी हेलो फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फिक्स नहीं है, याद आया क्या। और ग्रेचुइटस बिल में जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है, मतलब नेक्स्ट यूनिट का कंसेप्ट है। आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो ये एमसीक्यू के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो प्रिंसिपल डेटर के साथ में श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है, को एक्सटेंसिव होती है, साथ में। समझ रहे को एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, हमने पीडी के लिए श्योरिटी दी, राइट, तो उसको 50,000 रुपए पे करना है, तो हमारी श्योरिटी कितने के लिए हो गई, 50,000 रुपए के लिए। हेलो, अगर उसने 20 पे कर दिया तो उसकी 30 की तो अपनी 30 की हो गई, यानी जितनी उसकी उतनी अपनी, क्या साथ में एग्जिस्ट कर दिया हमारी लायबिलिटी। और उसने पूरा पे कर दिया तो उसकी लायबिलिटी कितनी हो गई, हमारी भी कितनी हो जाएंगी, 0। तो नॉर्मली श्योरिटी के साथ में प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी क्या होती है, को एक्सटेंसिव, एमसीक्यू, जितनी उसकी उतनी अपनी। हमारी लायबिलिटी कमेंट्स कब होती है, जब उसने क्या किया, डिफॉल्ट। अ क्रेडिटर कैन sue the surety without suing the principal debtor, जरूरी नहीं कि पहले प्रिंसिपल डेटर को sue कर रहे, ठीक है। Creditor can sue the surety without suing the principal debtor. The surety cannot ask the creditor to first sue principal debtor before taking any action against the surety, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, पहले वो रिकवर करने की कोशिश करे, ये कंफर्म है, बस जरूरी नहीं कि उसको स्यू करे, पहले डायरेक्टली वो क्रेडिटर के पास भी आके पैसा रिकवरी की प्रोसेस चालू कर सकता है। देखो पहले डिफॉल्ट होगा, रूल बोलता है कि पहले फिर क्रेडिटर ने तो एफर्ट्स लेना चाहिए टू रिकवर द मनी फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर। उसने पे नहीं किया तो ठीक है, बट ऐसा कोई रूल नहीं कि पहले उसको स्यू करो और फिर हमको स्यू करो, ऐसा कोई रूल नहीं है। डायरेक्टली हमारे खिलाफ भी स्यू करता है, हमसे पैसा रिकवर कर सकता है, समझा क्या। एग्जाम्पल्स खुद कर लेना। ओके आगे बढ़े, ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन। मिस्टर सलील परचेज फर्नीचर ऑफ वर्थ कितने का, 1 लाख फ्रॉम मिस्टर पूरन ऑन क्रेडिट। मिस्टर रमन एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर पूरन फॉर द गारंटी। देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, ठीक है, साथ साथ पार्टी के नाम लिख दिया करो ताकि आपको आसानी होती है सॉल्व करने में क्वेश्चन। तो परचेज किसने किया, सलील ने, सलील ने किससे, पूरन से। तो देखो मैं तो ऐसे करता हूं, पूरन का नाम लिख दिया क्रेडिटर की जगह में, राइट, और सलील हो गया अपने पीडी, और गारंटी किसने दिया, रमन ने। तो मैं ऐसे मैंने पोजिशंस के नाम लिख दिया, डन। आगे बढ़ू, देखो
ऑन ड्यू डेट मिस्टर सलील कुड नॉट मेक द पेमेंट ड्यू टू हिज फाइनेंशियल क्राइसिस। अब क्या होगा, डिफॉल्ट हो गया। मिस्टर पूरन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट मिस्टर रमन। क्या वो कर सकता है? आगे बढ़ते हैं। Meanwhile, father of Mr. Salil paid 20,000 to Mr. Puran on behalf of his son. उधारी कितने की थी? 1 लाख की। और सलील के फादर ने कितना दे दिया? यानी लॉजिकल देखा जाए तो अब सलील की लाइबिलिटी कितनी बची? तो हमसे वो कितना रिकॉर्ड करता है? 1 लाख की 80,000 रुपए। 80,000 रुपए, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्या है? को एक्सटेंसिव है। याद आएगा कुछ? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रमन इन इग्नोरेंस ऑफ द पेमेंट पेड 1 लाख। हमने 1 लाख पे भी कर दिया, राइट? आफ्टरवर्ड व्हेन रमन न्यू द फैक्ट ही आस्क्ड पूरन फॉर रिफंड। क्या उसे रिफंड देना पड़ेगा गाइस? ठीक है, तो उसे रिफंड देना पड़ेगा। की पॉइंट्स देख लो आंसर क्वेश्चन। देखो, लॉ में मेंशन करना पड़ेगा ये कोएक्सटेंसिव वाला पॉइंट, क्योंकि उसकी लायबिलिटी 80 की थी, हमको भी 80 ही पे करना पड़ेगा। अगर हमने 1 पे कर दिया तो हम रिकवर कर सकते हैं। हमने 1 पे कर दिया तो हम रिकवर कर सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, सिंपल चैप्टर अभी तक बड़ा सिंपल लग रहा है। किस पे क्या कैसे आ सकता है सब डिस्कस करते चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एंगल से। ओके, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी जितने भी हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ये ए, फिर ये बी, ये सी, ये थ्योरी एंगल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिकल वाले इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एंगल है और सारे ए कंसेप्ट है। तो आपको इससे ये समझता है कि आपको थ्योरी समान याद नहीं करना है। ओके, या जो एंगल है वो किसका एंगल है? प्रैक्टिकल का एंगल है। ओके बच्चा पार्टी, चलो स्टार्ट करें सारे पॉइंट्स। तो देखो, श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज हो जाता है उसकी लायबिलिटी से। अब हम जो भी पढ़ रहे हो किसके एंगल से पढ़ रहे हैं? श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम दी लायबिलिटी। ठीक है, मैं बता चुका हूं हर पॉइंट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूअस गारंटी एंड आई वांट यू टू लर्न दिस सेक्शन। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए दिस इज ए कंसेप्ट, आई वांट टू लर्न दिस कंसेप्ट, राइट? इट्स ए क्वेश्चन कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला पॉइंट। क्या बोला, क्या वर्ड यूज किया? रिवोकेशन। सी, ठीक है, गारंटी में आपने खुद की उधारी है क्या? हेलो, क्या आपकी खुद की उधारी गारंटी के लिए? नहीं, उधारी किसके? प्रिंसिपल डेटर की है। तो क्या आप गारंटी को रिवोक कर सकते हो? द आंसर इज यस। क्या आप गारंटी को रिवोक कर सकते हो? द आंसर इज यस। मजेदार बात क्या है देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग। सपोज ये टाइमलाइन है, यहां पे आपने गारंटी दी है, हेलो, और सपोज यहां पे आपने कर दिया रिवोक। यहां पर आपने गारंटी क्या कर दिया? रिवोक। ओके, रिवोकेशन का सपोज नोटिस दे दिया कि भाई मैं रिवोक कर रहा हूं। डन, आगे बढ़ू। ठीक है, तो ऐसे आप रिवोक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन से आपने रिवोक कर दिया, जितने भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होंगे, ओके, जितने भी क्या हो गए? फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हो गए, ठीक है, इसके लिए यू विल नॉट बी लायबल। समझा लॉजिक क्या है? कि मैंने गारंटी रिवोक कर दिया ना, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं होगा, बट जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं रिवोक करने के पहले, ओके, उसके लिए हम लोग रहेंगे लायबल। बस इतना ही क्वेश्चन आता है। घुमा फिरा के कितने बार आज तक, कम से कम एग्जाम में 2014 से लेकर बात करूंगा MTPRT मिला के, तो 7-8 बार है इस पे क्वेश्चन आया है। ओके, सिंपल है क्या? ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसा आता है, मैं बता देता हूं आपको। संदीप गारंटीज फॉर गौरव अ रिटेल टेक्सटाइल मर्चेंट फॉर अमाउंट ऑफ 1 लाख। गारंटी कितने की दिया? 1 लाख रुपए की। फिर शर्मा
विल सप्लायर में सप्लाई फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब कंटिन्यूस गारंटी होता है. ओके, आफ्टर 1 month संदीप रिवोक्स द गारंटी. लेकिन जब रिवोक किया व्हेन शर्मा हैज सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ 40,000, देखो मतलब 40,000 का ऑलरेडी क्रेडिट ले चुका था. सही है क्या? ठीक है. रेफरेंस प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिसाइड्स वेदर संदीप इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज टू शर्मा फॉर एनी सब्सिक्वेंट. क्या सब्सिक्वेंट क्रेडिट के डिस्चार्ज होगा? बोलो. फ्यूचर क्रेडिट डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट? What would be answer in case Gaurav makes default in paying back Sharma for the goods already supplied? कितना? 40,000 के लिए बताओ. हाँ, तो ऑलरेडी सप्लाइड के लाइबल होगा, फ्यूचर के लिए डिस्चार्ज जाएगा, राइट? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. डिफिकल्ट है कि सिंपल है? यहां पे कोड करना पड़ेगा सेक्शन 130. आगे बढ़ू. Death of surety, section 131 has same impact like section 130. क्या समझा? जैसे ही श्योरिटी मर जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली गारंटी क्या हो जाती है? रिवोक. बट अगेन कहानी सेम है. रिवोक तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए होगा, राइट? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन है, transactions already entered before that, right? अब वो तो मर गया, तो कौन पे करेगा? उसका लीगल एयर पे करेगा. रूल वही है ना, याद है ना, कि अगर पार्टी पे नहीं कर पाता कौन पे करेगा? लीगल एयर. बट लीगल एयर जब भी आता तो और एक कंडीशन साथ में आती है, प्रोवाइडेड सच अमाउंट of property transfer to प्रोवाइडेड उतने का प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना चाहिए उसके फादर से या उसका जो भी, ठीक है, जो भी पर्सन लाइबल था, राइट? यस, उसका लीगल एयर पे करेगा, प्रोवाइडेड उतने की एसेट्स उसको ट्रांसफर होनी चाहिए थ्रू द डिफॉल्टिंग पार्टी, राइट गाइस? So death of surety will be having same effect like section 130. पक्का? अब नोवेशन का मतलब क्या होता है? नोवेशन का मतलब पार्टीज चेंज हो गई. ये सिर्फ नॉलेज के लिए. पार्टीज चेंज हो गई. फॉर एग्जाम्पल मैंने गारंटी दी थी, राइट? ठीक है. अब कुछ टाइम के बाद सदफ बोलती है सर आपकी गारंटी की जरूरत नहीं है, अब मेरा एक, ठीक है, रिलेटिव है वो गारंटी देने के लिए रेडी है. ओके, तो ठीक है, थर्ड पार्टी सदफ और मेरे बीच में कॉन्टैक्ट था, मैं हट गया, मेरी जगह पे सदफ के कोई तो भी रिलेटिव ऐड हो गया, राइट? तो मेरे एंगल से गारंटी क्या हो गई? रिवोक हो गई. ओके एवरीवन, ये सीएस पे क्वेश्चन नहीं आता, नॉलेज के मालूम होना चाहिए. आगे बढ़े. तो फर्स्ट केस जो देखा था अपन ने, ए केस, वो था भाई रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ओके एवरीवन, ठीक है. रिवोकेशन में कितने पॉइंट्स थे देख लेते हैं. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी. ओके, 3 केसेस है. फर्स्ट पॉइंट है बाय रिवोकेशन. हेलो सर, रिवोक कैसे कैसे हो सकता है? नंबर 1 क्या देखा अपन ने? नोटिस ऑफ रिवोकेशन. सेक्शन, इसका इंपैक्ट क्या होगा? फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए नॉट लायबल, और जो ऑलरेडी एंटर हो गए लायबल. क्लियर है? नंबर 2 बोलो. डेथ ऑफ श्योरिटी है ना, या सेक्शन 130 है? यह है सेक्शन 131.
सेम लाइक सेक्शन 130, बस लाइबिलिटी किसको ट्रांसफर हो जाएंगी? लीगल एयर। बट वो कितने के लायबल होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर। परफेक्ट। आगे बढ़े। अब आता है सेकंड केस। सेकंड केस क्या बोलता है? बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर से कब, क्रेडिटर की कौन कौन सी गलती से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है? शुरू करूं? क्रेडिटर की कौन कौन सी गलती से, ठीक है, श्योरिटी की श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकती है? नंबर 1 क्या बोला? नालायको, नंबर 1 क्या है? वेरिएशन टर्म्स एंड कंडीशन। अगर तुमने टर्म्स एंड में कुछ भी वेरी किया विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, मतलब तुमने पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया, श्योरिटी का कंसेंट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बट अगर तुमने टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी वेरिएशन किया लेकिन श्योरिटी से पूछा नहीं, उसी समय उससे गारंटी क्या हो जाएगी? रिवोक। समझा क्या? आगे बढ़े। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो, वेरिएशन विच इज नॉट सब्सटैंशियल और मटेरियल, मतलब छोटे मोटे वेरिएशन है जो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, ओके, और विच इज बेनिफिशियल टू श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्ज हिम फ्रॉम लायबिलिटी। अगर वो वेरिएशन के लिए फायदा हो रहा है किसको? श्योरिटी को, तो फिर वो डिस्चार्ज नहीं होगा। ओके, ये एमसीक्यू में आ गया तो आ जाएगा, बट ऊपर वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगेन ए है। शुरू करो, आगे बढ़ू, ठीक है। देखो केसेस देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स के। आनंद इज एम्प्लॉयड एज अ कैशियर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 2000 रुपीज बाय एबीसी बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो एक बंदा कैशियर अपॉइंट हुआ, हेलो, एक्स ने क्या किया? एक्स ने श्योरिटी दिया फॉर आनंद गुड कंडक्ट। कौन सी गारंटी हो गई? फिडिलिटी गारंटी। किसी कंडक्ट को लेकर आप गारंटी दे रहे हो, राइट, कि हाँ उसे कैशियर अपॉइंट कर दो, मुझे, मैं बोलता हूं आपको कि भाई वो गड़बड़ी नहीं करेगा। देखो, आफ्टर 9 months द फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ द बैंक डिटोरेट्स, देन मिस्टर आनंद एग्री टू एक्सेप्ट द लोअर सैलरी। क्या सैलरी में चेंज हुआ? आवाज नहीं आ रही है। क्या इनके टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हुआ? क्या श्योरिटी से पूछा गया? तो देखो क्या हुआ, आफ्टर 2 months later it was found that Mr. Anand has misappropriated cash since the time of appointment. What is the liability of X? क्या X की लाइबिलिटी क्या होगी? क्या X लाइबल होगा? नहीं। क्यों? आपने वेरिएशन किया टर्म्स एंड कंडीशन पे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 133। बट वेरिएशन कब से हुआ? 9 month के बाद से हुआ ना, तो टिल 9 month लाइबल होगा, सही है क्या? आफ्टरवर्ड्स नॉट लाइबल। रिवोक करने पहले हमेशा लाइबल रहेगा। आगे बढ़ू, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्या हुआ? आपने किसी के लिए गारंटी दे दिया, हेलो, बट वो हो गया एम्बैरेस। एम्बैरेस का मतलब क्या होता है? कि फाइनेंशियली अभी थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा है, एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ इट। खुद ही जो क्वेश्चन बोला है कि भाई ए यानी गारंटर के नॉलेज के बिना, ठीक है, एम एन एस कॉन्ट्रैक्टर एम शैल कंटिन्यू टू सप्लाई एस विद फ्रूट्स फॉर रेडी मनी। अब कोई अगर एम्बैरेस हो गया है तो म्यूचुअली एग्री कर दो कि भाई अपन सप्लाई करते रहेंगे, पुराना बाद में देखेंगे, अभी रेडी मनी सप्लाई करते रहेंगे। क्या है आपने टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज किया? गारंटर से पूछा क्या? तो गारंटर विल बी रिवोक्ड, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। समझा? ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन। देखो कितने बार आया हुआ है, 90 में मुझे भी दिख रहा है, पहले भी आ चुका है। आगे बढ़ो, इसका तीसरा वेरिएशन देखो, यहां पे इंटरेस्ट रेट कितना था, ठीक है, इन्होंने बिना पूछे हमसे 6% कर दिया। क्या टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किया? हमसे पूछा, ठीक है, बट आप देखो ये बेनिफिट के लिए है ना, 10 से 6 कर दिया ना, तो हमारे फायदे के लिए हुआ ना, तो हम डिस्चार्ज होंगे कि नहीं होंगे?
ठीक है, तो इसे बेनिफिट के लिए है, इसलिए ही विल नॉट बी डिस्चार्ज। Here in the given situation, Mega cannot sue Prem because the surety is discharged from liability when without his consent the creditor makes any change in the terms of contract with the principal lender, no matter whether the variation is beneficial to the surety or does not। नहीं, इसका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, आप यहां पे लिखोगे कैन sue as alteration was for benefit of guarantor, so contract। बोलो, नहीं, उससे तुमको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आप समझे नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बोला सैलरी लोअर हो रहा है, तो सैलरी लोअर उसका हो रहा है ना, उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? आपने सैलरी की गारंटी थोड़ी दी थी, उसकी इंसान ने कंडक्ट की गारंटी दी थी। ठीक है, इस केस में आपने उसके पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की गारंटी दी है, और इंटरेस्ट का अमाउंट कम हो रहा था, वो तो आपके फायदे के लिए ना, क्या आपको उतना कम पैसा पे करना पड़ेगा, वो हाल है। उस केस में पैसे की गारंटी नहीं दी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में गारंटी दी थी उसके काम की, वो तो सैलरी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुआ, राइट। ठीक है, तो ये देखो 3 टाइप के क्वेश्चन अपने हो गए, ये लिख लिया क्या आपने? अब आते हैं बी, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल लेटर। सी, मैंने पहले ही बोला था कि प्रिंसिपल लेटर की लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव टू श्योरिटी की लायबिलिटी, तो अगर उसी को रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, हेलो, तो डेट खत्म हो गया, और डेट खत्म हो गया तो गारंटी भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ओके देखो, a contract with B for a fixed price to construct a house for B within a stable time. B would supply necessary material to UB using construction. C guarantees A's performance of the contract. B does not supply the material as per agreement. Is C discharged of the liability? A contracts with B for a fixed price to construct a house for B within stable time. B would supply the necessary। ये एक्चुअली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस वाला नहीं है, ये जो क्वेश्चन है नहीं, वो पॉइंट नंबर F से कवर होगा, F वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्या है? अगर क्रेडिटर कुछ प्रॉमिस करता है कि वो करेगा और उसने नहीं किया, तो श्योरिटी की गारंटी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज। ओके ठीक है, देखो इस केस में ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर अ फिक्स प्राइस टू कंस्ट्रक्ट हाउस, मतलब ए हो गया काम करने वाला, राइट, और बी क्रेडिटर हो गया, क्योंकि बी ने बोला कि मैं आपको सप्लाई करूंगा मटेरियल, तुम मेरे लिए बना के देना, राइट, और उससे काम के लिए सी ने गारंटी दिया ठीक है परफॉर्मेंस के लिए। तो यहां पे क्रेडिटर सी गारंटर हो गया, ए हो गया आपका पीडी, तो बी कौन हो गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर ने प्रॉमिस किया था कि वो मटेरियल सप्लाई करेगा, सप्लाई किया क्या? तो गलती किसकी है? ये हो गया श्योरिटीज, ये देखो एफ वाला पढ़, श्योरिटीज ओमिशन दिख रहा है, तो ये हो गया श्योरिटीज ओमिशन, वो गलती से यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके डन, आगे बढ़े। तो ए पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट क्या था? वेरिएशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। सेकंड क्या था? रिलीज ऑफ प्रिंसिपल लेटर। सी, व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद प्रिंसिपल लेटर, कंपाउंडिंग कर रहे मतलब कंपोजिशन कर रहे मतलब मिली भगत कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे देखते हैं? 3 ऑप्शन यहाँ पे देखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंपोजिशन। इफ क्रेडिटर मेक्स द कंपोजिशन प्रिंसिपल लेटर विदाउट कंसल्टिंग दी श्योरिटी, the letter is discharged. Composition inevitably involves variation of original contract. ये वेरिएशन वाला पॉइंट पे, यानी ये सेक्शन 133 में कवर हो गया। क्लियर? सेक्शन 133 क्या बोलता था? म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला। आपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किया मुझसे बिना पूछे, वेरिएशन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट गाइस? अब ये 2 बहुत स्पेशल केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें दो वेरिएशन है. डन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सी डी ई एफ, तो ये डी होना चाहिए, ठीक है, और ये भी होना चाहिए डी. अब देखो, प्रॉमिस टू गिव टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. When a time for payment of the guaranteed debt comes, right? The surety has a right to require the principal debtor to pay off the debt. सही बात है. Accordingly, it is one of the duties of creditor towards the surety not to allow principal debtor more time for payment. आप बताओ लॉजिकली, अगर टाइम आ गया ड्यू होने का और मोर टाइम अलाउ कर रहा है तो क्या कंसेंट लेना चाहिए श्योरिटी से भी? अगर आपने मोर टाइम पर पेमेंट दिया, ठीक है, विदाउट ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा. इसी का एक्सेप्शन है ये, अगर मोर टाइम दिया है किसी थर्ड पर्सन से बात करके. हेलो, इन्होंने म्यूचुअली एग्री किया मोर टाइम के लिए, तो भाई अपनी गारंटी रिवोक हो जाएगी. हेलो, अगर किसी थर्ड पर्सन से एग्री कर रहे हो एक्स्ट्रा टाइम देने से, उससे हमको क्या करना है? हमें मतलब है तुम म्यूचुअली एग्री मत करो, कंपोजिशन मत करो, राइट? फिर से, अगर मोर टाइम देने के लिए, यहां वाला पॉइंट में कहां पे हो रहा है? जहां पे क्रेडिटर और पीडी मिलकर म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं. यहां क्या हो रहा है? क्रेडिटर किससे एग्री कर रहे हैं? किसी बाहर वाले से एग्री करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें प्रॉब्लम है तुम लोग मिली भगत कर रहे हो, तुम लोग कंपोजिशन कर रहे हो, तुम लोग कंपाउंडिंग कर रहे हो. एम आई क्लियर गाइस? तो लॉ समझा, लॉ का एक्सेप्शन समझा. किसी बाहर वाले से अगर आप बोल रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा उसको, देखो एज अ गारंटर हम क्या बोल रहे हैं? तुमने एक्स्ट्रा टाइम मांगने के लिए मिली भगत की और मुझे पूछा नहीं, ठीक है, तुम वेरिएशन टर्म्स एंड कंडीशन, मैं रिवोक हो गया. बट अगर क्रेडिटर किसी भी थर्ड पार्टी, जैसे सपोज प्रिंसिपल क्रेडिटर के फादर वादर से, फ्रेंड वेंड से, वो एक एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा पे करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट उसने हमसे किया या पीडी से किया? क्या नहीं, किसी बाहर वाले से किया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. इन दोनों ने मिलकर एक्स्ट्रा टाइम की एग्रीमेंट किया तो हमको फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग तीनों पार्टी से ना कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट? सेम वेस देखो, अगर इसने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा ही नहीं, किसके साथ में? अगेन पीडी के साथ में. तो ऐसा मत करो, तुमने केस नहीं किया, देखो ऊपर भी पढ़ा है हमने, तुमने नॉर्मली केस नहीं किया उसके खिलाफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम अगर म्यूचुअली एग्रीमेंट कर रहे हो तेरे खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा ही नहीं, तो भाई तुम जबरदस्ती गारंटर को मार रहे हो यहां पे, ठीक है? आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली पहले उसने कोशिश करना चाहिए रिकवर करने के लिए, किससे? प्रिंसिपल लेटर से. अगर उसने पैसा पे नहीं किया तो फिर, ठीक है, फिर उससे भी स्यू करता है या इसको भी डायरेक्टली स्यू करता है. बट ऐसा तुम अगर एग्री कर रहे हो म्यूचुअली कि मैं तेरे खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा ही नहीं, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट मैटर करता है. आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, पहले से एग्री किया और हम गारंटी दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहां पे है, आप अगर ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो विदाउट, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेरिएशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, राइट? ठीक है, ये भी कंपाउंडिंग कर रहे हो तुम लोग. बट देखो, स्पेसिफिकली प्रॉमिस किया नॉट टू स्यू, हेलो, तो कवर होगा. लेकिन मैंने ऊपर क्या बोला था? क्या जरूरी है कि उसने पीडी के खिलाफ स्यू करना चाहिए? नहीं, ठीक है, पीडी के खिलाफ स्यू करना जरूरी नहीं है, वो सीधा सीधा क्रेडिटर गारंटर से भी पैसा रिकवर कर सकता है. तो ये होता है फॉरबिडेंस टू स्यू. तूने स्यू नहीं किया तो दिक्कत नहीं है, तुम मत कर उसके खिलाफ स्यू, तो हमसे पैसा रिकवर कर, प्रॉब्लम वो नहीं है. प्रॉब्लम है तुम अगर म्यूचुअली एग्री कर रहे हो कि मैं तेरे खिलाफ स्यू नहीं करूंगा आफ्टर अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे प्रॉब्लम है. समझा क्या? तो फॉरबिडेंस टू स्यू से हमारी गारंटी डिस्चार्ज नहीं हो रही, पर अगर प्रोमिसेस कर रहे हैं कि नॉट टू स्यू, तो हमारी गारंटी डिस्चार्ज हो रही है, राइट गाइस? ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्वेश्चन देखो, सी द होल्डर ऑफ ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज फॉर बी एंड एक्सेप्टेड बाय बी कॉन्ट्रैक्ट्स विद एक्स. देखो अभी पार्टी कौन है? सी है, ए है, बी है, एक्स कौन है यहां पे? अगर थर्ड पर्सन से आपने एग्री किया एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, अब बताओ तो हमारे हम डिस्चार्ज होंगे क्या? नहीं, हमारी गारंटी विल
रिमेन। समझदा क्या? ठीक है, तो ये एंड लास्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन। और क्रेडिटर ने प्रॉमिस किया था कि वो कुछ करेगा लेकिन उसने किया नहीं, या प्रॉमिस किया था कुछ नहीं करेगा और कर दिया। दोनों भी केस में हमारी गारंटी क्या हो जाएगी? रिवोक। जैसे ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, अगर आपको याद होगा तो, कि जहां उसने प्रॉमिस किया था कि मैं मटेरियल सप्लाई करूंगा, उसने मटेरियल सप्लाई किया क्या? नहीं, और काम डिले हो गया, तो क्या वो उसके कंडक्ट के लिए हमको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर सकता है? द आंसर इज नो। देखो इस पे कितने एग्जांपल्स है, दोनों एग्जांपल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करूं? सी कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बिल्ड अ शिप, द पेमेंट ऑफ इट टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। देखो अब उसने खुद ने प्रॉमिस किया कि भाई मैं क्या करूंगा? इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करूंगा एट वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, एक गारंटी स्टेज परफॉर्मेंस। देखो बी प्रीपेज द टू इंस्टॉलमेंट, यहां दोनों केसेस कवर हो गए। ठीक है, लेट पेमेंट भी किया तो भी गड़बड़ी किया, और प्रीपे किया तो भी गड़बड़ी किया। क्यों? प्रीपे करना भी बिजनेस में अच्छी बात नहीं है, तूने पहले से एक्स्ट्रा पैसा पे किया तो लोग भाग सकते हैं। ठीक है, तो लेट पेमेंट करो या प्रीपे करो, दोनों में क्या हो जाती है? हम लोग डिस्चार्ज होते हैं। क्लियर? क्योंकि तुमने कुछ बोला था कि तुम करोगे लेकिन तुमने किया नहीं। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है। ए पुट्स एम एज ए अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब आर्टिकल to B and give guarantee for M's fidelity, right? But B ने भी प्रॉमिस किया, B मतलब क्रेडिटर ने भी प्रॉमिस किया कि he will ensure at least once in a month he will see कि M make up to the cash। मतलब वो कैश बराबर ध्यान रख रहा है कि नहीं, मैं भी हर महीने में एक बार तो भी चेक करूंगा। हेलो, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रेडिटर ने प्रॉमिस किया कि वो चेक करेगा, बट अगर उसने कैश एम्बेजल कर दिया और बी ने ओमिट किया, मतलब उसने प्रॉमिस किया लेकिन उसने प्रॉमिस फुलफिल अपने कैसे, ऐसे कैसे अपनी गारंटी क्या हो जाएंगी? रिवोक। समझा क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा, पहले आया होगा। ठीक है, बट इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, तो सेकेंड केस जो हमने देखा यहाँ पे, कब कब रिवोक हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस देखे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट केस देखा इसमें अपन ने, ये बी था ना, फर्स्ट केस देखा इसमें अपन लोगों ने क्या? वेरिएशन इन टर्म, बट इतने से काम नहीं चल रहा, वेरिएशन विदाउट, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन कौन सा है? 133। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, सेकंड केस क्या था? डिस्चार्ज या रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ओके, कंपैटिबल था, इंपॉर्टेंट, इसे सेक्शन नहीं लिख रहा हूं, 134 है लाइन से, बट नहीं लिख रहा हूं, हर चीज याद करूंगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। नंबर 3, कंपोजिशन विथ पी। आगे बढ़ो, इसमें दोनों केसेस कवर होंगे। कब कब डिस्चार्ज होगा? हेलो, कब कब डिस्चार्ज नहीं होगा? क्लियर? डिस्चार्ज कब होगा? हाँ, agrees to give more time for payment, बट ये एग्री किससे किया? ये तो इंपॉर्टेंट है, विथ पीडी। यहां पे भी सेम है बट विथ थर्ड पार्टी। समझा क्या? सेकेंड केस देखा था, प्रॉमिस नॉट टू sue विथ पीडी, और इधर में क्या था? फॉरबिडेंस टू sue। अगर स्यू नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉरबिडेंस टू sue मतलब स्यू नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट म्यूचुअली एग्री मत करो ना, ऐसा हमको उससे दिक्कत है।
समझा क्या? ये हो गया सेकेंड, थर्ड, और फोर्थ था एक्ट और ओमिशन ऑफ क्रेडिटर। उसने हुआ था कुछ करेगा लेकिन किया नहीं, ये बात नहीं करेगा और कर दिया। ओके, ये था सेक्शन 133। ठीक है, कंपोजिशन वाली जो सारे हैं ये है 135। चेक करते हैं गलती तो नहीं होगी। यस, ओके, और ये लास्ट वाला इस पे भी आता है 139 है। बाकी सेक्शन उसके अंदर ही कवर हो रहे हैं। आगे बढ़ो। ठीक है, लास्ट वाला बहुत सिंपल है, सी वाला। देखो, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, हेलो, फ्रॉड हुआ, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, फ्रॉड हुआ, या पहले प्रॉमिस किया गया था कि आप अकेले नहीं हो, जॉइंट श्योरिटीज रहेगी, ये बोल के मुझसे कॉन्टैक्ट किया गया, ठीक है, बट किसी ने मना कर दिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे तो ये बोल के क्या था कि 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 को श्योरिटी से, राइट, और एक ने मना कर दिया, तो मतलब अननेसेसरी लायबिलिटी बढ़ जाएंगी ना मेरी। तो भाई अगर मुझे ये बोल के किया गया कि 5 लोग हैं और 40 लोग आए तो फिर ऐसा चलेगा नहीं, मेरी गारंटी क्या हो जाएंगी, रिवोक हो जाएगी। ओके एवरीवन, तो थर्ड केस है अपना सी, इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से केस हो गया इसमें? फर्स्ट पॉइंट हो गया मिसरिप्रेजेंटेशन, फैक्ट सारे बताए नहीं गए मुझे, राइट। नंबर 2, जानबूझ के छुपाया गया, एक्टिव कंसीलमेंट। एंड थर्ड पॉइंट, इफ co-surety fails to join। ओके, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इतना स्क्रीनशॉट नंबर 1, 3, 2, 1, आगे बढ़ू। थ्री, 2, 1, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, एमटीपी ऑक्टोबर 22 का क्वेश्चन, इसी वाला क्वेश्चन है। रिकी इज द ओनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉप, प्रिशा इज द शॉप टू परचेस एन एसी हुज कंप्रेसर कुड बी ऑफ कॉपर, शुड बी ऑफ कॉपर। मतलब स्पेसिफिकली बोला है भाई कि कंप्रेसर क्या होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए, राइट। As Prisha wanted to purchase the AC on credit, Ricky demands a guarantor. Mr. Shiv, friend of Prisha, came forward and gave the guarantee for payment of AC. Ricky sold the AC of particular brand, misrepresenting that it made, देखो misrepresenting लिख दिया कि भाई ये मेड ऑफ कॉपर, जबकि कॉपर से बना हुआ नहीं था। खत्म, अपनी गारंटी क्या हो जाएंगी, रिवोक। और गारंटी रिवोक मतलब छोटी डिस्चार्ज देगा, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी क्या क्या राइट्स है? नंबर 1, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल लेटर, राइट ऑफ सब्रोगेशन। याद है सब्रोगेशन मतलब क्या? तेरी बेवफ मैंने पैसा पे किया तो मैं क्रेडिटर बन जाऊंगा, राइट। नॉलेज करे जरा भावुक होना सुना, ओके। और जितना ही पैसा पे किया मैं तुझसे रिकवर करूंगा, इंडेमिटी। आगे बढ़ो क्या? ठीक है, अब राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। क्रेडिटर अगेंस्ट राइट क्या है? राइट टू क्लेम सिक्योरिटी, मतलब जितनी भी सिक्योरिटी दिया है किसने? प्रिंसिपल डेटर ने। अब वो तो हट गया, उसने पैसा पे नहीं किया, तो वो सिक्योरिटी मुझे भी हक देगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का लोन है, उसने 80,000 रुपए की सिक्योरिटी दिया हुआ है, मतलब एक्चुअल लायबिलिटी बेच बच्ची कितनी बचेंगी? 20,000 रुपए के। तो गारंटर को भी 20,000 रुपए पे करना है। नहीं समझा? नहीं समझा? अरे समझा नहीं समझा? अरे पापा, क्रेडिटर पीडी, भले लोन 1 लाख रुपए का है, राइट, और उसके लिए सिक्योरिटी दी है ना 80,000 रुपए की, जो सामने वाला सिक्योरिटी पे करके 80,000 रुपए रिकवर कर चुका है। अब पैसा कितना बचा? तो श्योरिटी की लायबिलिटी पे करनी कितनी गिरेंगी? सिर्फ 20,000, है ना। उसका भी राइट टू सिक्योरिटी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, उसको भी राइट टू सिक्योरिटी है। इट इज इमटेरियल वेदर द श्योरिटी हैज नॉलेज ऑफ इट और नॉट।
मुझे पता हो या ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाद में उससे कोई सिक्योरिटी और मांग ली होंगी जो मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो भी चलेगा, पता हो या ना हो, अपने बेनिफिट के लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सी एडवांसेस टू बी 2 लाख रुपए ऑन गारंटी ऑफ ए, ठीक है। सी हैज ऑल्सो टेकन फर्दर सिक्योरिटी फॉर द सेम मॉर्गेज ऑफ 20 फर्नीचर वर्थ रुपीज 2 लाख विदाउट कंसेंट ऑफ ए। कोई मैटर करता है क्या? नहीं भाई, फर्दर सिक्योरिटी तो अच्छी बात है, अपने को क्या करना है। सी कैंसल्स द मॉर्गेज after 6 months B become insolvent and C sues A as his guarantee. Decide the liability of A if the market value of furniture is worth rupees 80,000. देखो, ठीक है, हाँ, तो प्रैक्टिकली भले उसे पता नहीं भी हो तो भी उसको सिक्योरिटी का क्लेम मिलेगा। बट प्रॉब्लम बस वही है कि 2 लाख की सिक्योरिटी थी, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितने की थी? 80,000। यानी उसने बेच के रिकवर कितना किया होगा? 80,000। यानी वो लायबल सिर्फ कितने के लिए बचेगा? आगे बढ़ो। राइट टू सेव सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब होता है एडजस्टमेंट। सर मतलब क्या? अगर प्रिंसिपल लेटर को श्योरिटी को कुछ देना होगा और कुछ लेना भी होगा, जैसे लोन था 1 लाख रुपए का जिसके लिए मेरी गारंटी, आवाज नहीं आ रही, बट सी ने पीडी के दुकान से जाके 30,000 रुपए का माल खरीदा उधारी पे, यानी इफेक्टिवली पीडी की लायबिलिटी कितने की है? 70 की। तो ये 30 का सेट ऑफ हम भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, राइट टू शेयर डिडक्शन मतलब अगर कोई लीगल केस में प्रोपोर्शनेटली लायबिलिटी रिड्यूस हुई होंगी, राइट, जैसे कोर्ट ने बोला इतना ही पे करो, तो फिर वो हमारे पे भी अप्लीकेबल, क्योंकि जितना उसके लिए अप्लीकेबल होगा उतना हमारे लिए अप्लीकेबल होगा। समझा क्या? ये बिन्सी नॉलेज के लिए। आगे बढ़ो, ठीक है। राइट अगेंस्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कंसेप्ट है। देखो मैं आपको कुछ फंडे बता देता हूं जो आप आगे कैरी करना, और बहुत सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेडी, शुरू करें। देखो सबसे पहले अगर 30,000 रुपए की गारंटी है और 3 पार्टी है, कौन? ए, बी और सी। सुनते हैं ना? तो फर्स्ट स्टेप, नॉर्मली सब लोग इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। नॉर्मल सब लोग, तो ए कितना करेगा? 20, बी 10,000, सी 10,000। क्लियर है? सेकेंड केस से कोई लिमिट भी लगा सकता है, लिमिट भी लगा सकता है कि मैं तो इससे ऊपर नहीं पे करूंगा। सपोज ए ने लिमिट लगाई सपोज 20,000 रुपए की, बी ने लगाई 15,000 रुपए की। क्लियर है? सबसे पहले इक्वली डिवाइड करना और देखना लिमिट क्रॉस हो रही है क्या। जैसे अभी इक्वली डिवाइड किया 10,000 रुपए, क्या एक ही लिमिट क्रॉस हो रही है? तो अच्छी बात है, फिर छोड़ो। बी के 10,000 रुपए, क्या लिमिट क्रॉस हो रही है? तो अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत। बट अगर लिमिट है सपोज ए की 5,000 रुपए की, बी की 15,000 रुपए की, बी की 10,000 रुपए की, राइट। अब शुरू करना इक्वल डिवाइड करना। पहले कितने की दी? 30,000 की। देखेंगे इक्वल 10 10 10, और जब मैं इसको 10 दे रहा था, हेलो, तो उसकी लिमिट कितने की है? 5 की। तो 10 नहीं देंगे, कितना देंगे इसको? 5। इसका बचा कितना? 5। जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है बाकी लोग इक्वली शेयर करते हैं। तो 10,000 पे करना था बाकी लोगों को, अब वो करेंगे 12,500 12,500। जैसे मैं यहां 12,500 लिख रहा था, मैंने इसकी लिमिट देख ली। अगर ये क्वेश्चन में नहीं होता ये वाला पॉइंट, दोनों 12.5 12.5 करते, राइट। पर यहां 12.5 लिखा था तो मैं इसकी लिमिट देख, लिमिट कितनी थी? 10,000। तो ये भी करेगा 10,000 रुपए, तो बचे कितने पूरे? 15,000 रुपए। वो सी देगा, नहीं लगाई थी। और सब लोग म्यूचुअली भी ये कॉन्ट्रैक्ट जॉइंटली भी रहता है और सेवरली भी रहता है, राइट एवरीवन। ठीक है, ये मैक्सिमम। इस पर कोई बहुत ज्यादा होगा तो एक और केस होता है, किसी की अगर डेथ हो गई तो उसका एलआर ज्वाइन करेगा। समझा क्या? ये सेम जैसे आपने सीए फाउंडेशन में देखा था, ये डिस्चार्ज ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज में सेम है सब कुछ।
तो हमेशा पहले इक्वली कंट्रीब्यूट करना, राइट। फिर अगर किसी ने लिमिट लगाई होंगे तो पहले तो इक्वली जाना, बट अगर लिमिट का अमाउंट को क्रॉस करा तो फिर उसका लिमिट तक लेके आना और बाकी में इक्वल डिवाइड कर देना, जो भी शॉर्टेज होगा, राइट। उसमें किसी की लिमिट वायलेशन होगा तो उसको भी वहीं पे रोक दो और बच्चा पूरा चार्ज कर दो तीसरे के नाम पे। समझा क्या बच्चा पार्टी? देखो बस लास्ट क्वेश्चन है, रेडी? क्वेश्चन देखना है। मिस्टर डी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी अमाउंटिंग टू 5 लाख। ही आस्क्ड मिस्टर K for the money. Mr. K lent the money on the surety of 3 party. कौन से? A, B and N. Without any contact between them in case of default in money by D to K. D makes a default in payment. B refused to contribute. Examine whether B can escape liability. बच्चों तीन लोग हैं, A, B और N. क्या कोई liability escape करता है? नहीं. 5 लाख डिवाइड बाय 3. According to the default D in payment, B cannot escape from the liability. All the 3 securities A, B and N are liable to pay इक्वली। और ये बाउंड बाय डिफरेंस सम मतलब वो हो गया जिसने क्या कर दिया, लिमिट सेट कर दी। समझा क्या? मिस्टर सीबी वाज रिक्वायर्ड टू गारंटी एन एम्प्लॉय मिस्टर बीडी हु वाज प्रीवियसली डिसमिस्ड फॉर डिसऑनेस्टी। अच्छा ये तो क्वेश्चन अलग हो गया। देखो प्रीवियसली डिसमिस हुआ था फॉर डिसऑनेस्टी, राइट, बट फैक्ट वाज नॉट टोल्ड। ये हो गया एक्टिव कंसीलमेंट वाला केस। समझा क्या? Active concealment, discharge of liability. Okay. A agrees to give loan to Mr. Y on the security of 4 properties. Mr. A give guarantee against the loan. Actually, Mr. X gave a loan of smaller amount on security of 3 properties. मतलब टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किया, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन वेरिएशन। ओके एवरीवन, परफेक्ट, ठीक है। एमसीक्यू इज फॉर प्रैक्टिस। बढ़िया एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ सारे टॉपिक को, और कुछ भी गड़बड़ लगता है और समझता नहीं है एमसीक्यू में तो ग्रुप में पूछो, ताकि बाकी लोग का भी भला हो उसमें। ओके एवरीवन, इससे कई सारे प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए हुए मैंने, देखो देखना बहुत प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम में आए वाले बातें में, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ एग्जाम के है, कुछ प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया क्या है, इंडेमनिटी एंड गारंटी। कल हम लोग कर देंगे बिल मेंटेन प्लेज और परसों कर देंगे एजेंसी। तो प्रैक्टिकली संडे तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, और मंडे को तो अपने टेस्ट है पूरे कंपनी सेक्ट में।